अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में हम डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब समझो। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इट मीन्स अ लार्ज नंबर, किसी भी चीज़ की डिफरेंट टाइप्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी एक वाइड रेंज है, उनकी डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस यूनिवर्स में, इस नेचर में प्रेजेंट हैं। तो जो टोटल एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो कितने? 118 एलिमेंट्स। पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद है, वो कितनी है? मोर देन 10 मिलियन। एलिमेंट कितने? 118, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कितने हैं? 10 मिलियन। जितने कंपाउंड्स ये टोटल एलिमेंट बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इट मीन्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलकर कितने कंपाउंड बना ले रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है, क्या रीज़न है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर है वो इतना ज़्यादा है नेचर में? तो कुछ फैक्टर्स हैं। कार्बन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये 4 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन, आइसोमराइजेशन, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, मल्टीपल बॉन्डिंग। वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू ज्वाइन विद अदर कार्बन एटम वेयर कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग। देखो, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की जिसके ज़रिए वो क्या कर सकता है? अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, और बॉन्डिंग करके क्या बना सकता है? एक लार्ज चेन या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर, ब्रांच चेन। तो यही वजह है डाइवर्सिटी की कि कार्बन एटम क्या कर सकता है कि अगर इसके पास कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है बॉन्डिंग करने के लिए, तो ये अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है और एक लार्ज स्ट्रक्चर बना सकता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या फिर कोई रिंग स्ट्रक्चर। और जितने कार्बन एटम साथ लिंक होते जाएंगे वो एक नया कंपाउंड बनते जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ 2 कार्बन एटम साथ लिंक हैं, ये एक दूसरा कंपाउंड है। 3 कार्बन एटम लिंक हैं, ये एक दूसरा कंपाउंड है। इसी तरह से एक ब्रांच है, ये एक दूसरा कंपाउंड है। तो देख सकते हो ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है इसकी वजह से कितने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। कैटिनेशन हम दोबारा देख लेते हैं। कैटिनेशन क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जिसके ज़रिए वो क्या कर सके? अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर सके और एक लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले। कोई चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन या फिर कोई रिंग स्ट्रक्चर। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ये सबसे ज़्यादा है कार्बन के पास। इसके अलावा सिलिकॉन भी एक एटम है ग्रुप 4A का, इसके पास भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है बट कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। अच्छा, अब कैटिनेशन के लिए 2 पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। क्यों कोई दूसरा एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता? तो इसके 2 रीज़न्स हैं। कार्बन के पास कुछ ऐसे 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल है, कैटिनेशन हो सकती है। तो पहला रीज़न क्या है कि जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो। इट मीन्स वो डाइवैलेंट हो, ट्राइवैलेंट हो या फिर टेट्रावैलेंट हो। जैसे कि कार्बन है, 4 वैलेंसी है कार्बन की, 4 वैलेंसी को हम क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट। तो खुद सोचो कि अगर किसी भी एलिमेंट के पास सिर्फ एक वैलेंसी है, हाइड्रोजन ले लो, एक वैलेंसी है, एक बॉन्ड इसने बना लिया। अब इसके पास और वैलेंसी नहीं है कि ये और बॉन्ड फॉर्म कर सके, तो हाइड्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। तो पहली बात क्या हो गई? कैटिनेशन के लिए ज़रूरी है कि एलिमेंट की वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, वो डाइवैलेंट हो, ट्राइवैलेंट हो या फिर टेट्रावैलेंट हो। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट का बॉन्ड है अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ, जैसे कि कार्बन है, इसका अपना बॉन्ड कार्बन के साथ, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्बन का बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। वरना क्या होगा? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कार्बन है, एक और कार्बन है और ऑक्सीजन है। सपोज़ करो कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा।
लेकिन अगर कार्बन कार्बन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा और ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो ज़रूरी है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसकी एनर्जी लिखी है 355 किलोजूल पर मोल। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसकी एनर्जी है 351 किलोजूल पर मोल। कौन सी एनर्जी ज़्यादा है? ये वाली। इट मीन्स हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, इट मीन्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो यही वजह है कि कार्बन ऑक्सीजन के बजाय किसके साथ बॉन्ड कर लेता है? अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ। अब दूसरी तरफ देख लो सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो बॉन्ड है इसकी एनर्जी क्या है? 200 किलोजूल पर मोल। जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसकी एनर्जी है 452। ये एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सिलिकॉन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? दूसरे सिलिकॉन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि जो नेचर में हमें एक सिलिकॉन के कंपाउंड्स मिलते हैं वो सिलिका और सिलिकेट्स हैं। सिलिका SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड है, सिलिकेट SiO3 की एक ग्रुप है। सोडियम लग जाएगा तो सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम लग जाएगा तो पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम लग जाएगा तो कैल्शियम सिलिकेट, जैसे कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं। तो देखो ये सिलिका का ऑक्साइड है, ये भी सिलिका का ऑक्साइड है। सिलिका के कंपाउंड क्यों नहीं मिल रहा? रीज़न वही है क्योंकि ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। कार्बन के केस में अपोजिट है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही रीज़न है कि क्यों सिलिकॉन में कम कैटिनेशन होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। आइसोमेरिज्म क्या है? देखो दो कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और ये फिनोमेना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तीनों कंपाउंड 5 कार्बन के हैं। इनका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। कार्बन इसमें भी 5 है, हाइड्रोजन देख लो 3 3 3 9 10 11 12, इसका भी क्या है? C5H12। यहाँ पर कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। तो ये तीनों कंपाउंड, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। बट अगर तुम इनका स्ट्रक्चर देखो तो ये डिफरेंट है। यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांच है, सिंगल ब्रांच है, जबकि यहाँ पर 2 ब्रांच है। स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है। तो ये तीनों कंपाउंड्स क्या हैं? आइसोमर्स। ये तीनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अगर हम इनकी नेमिंग करें तो क्या होगी? 5 कार्बन का कंपाउंड है पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, स्ट्रेट चेन है एन पेंटेन। 5 कार्बन का कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, बट एक ब्रांच है, रे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, आइसोपेंटेन। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन है पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, यहाँ पर एक ब्रांच नहीं है, 2 ब्रांच है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब होगा तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? नियोपेंटेन। न्यू स्ट्रक्चर में जिस कार्बन पे ब्रांच होगी उसके साथ कोई हाइड्रोजन लिंक नहीं होगा, उसकी सारी वैलेंसी ब्रांच ने फुलफिल की होगी। बट आइसो स्ट्रक्चर में ब्रांच जिस कार्बन पर लगी है उसके साथ हाइड्रोजन भी होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? नियो। तो देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और नाम भी डिफरेंट है। तो ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक और पॉइंट देख लो कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे किसी भी कंपाउंड में, उसका
जो आइसोमर्स है उसके जो आइसोमर्स बनेंगे उनका नंबर भी ज़्यादा होगा। जितने कार्बन एटम ज़्यादा उतने ही उस कंपाउंड के आइसोमर्स ज़्यादा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि जो कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन का जो साइज़ है वो स्मॉल है। इसकी वजह से कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है वो किसी कार्बन के साथ या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी स्टेबल होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। लास्ट है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन की वैलेंसी क्या है? टेट्रावैलेंट। टेट्रा वर्ड जब भी आएगा इट मीन्स 4। वैलेंसी क्या है कार्बन की? 4। इस 4 वैलेंसी की वजह से कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड। अब ये कार्बन कार्बन में भी बन सकते हैं, कार्बन के साथ किसी दूसरे एलिमेंट में भी बन सकते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बन सकता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन सकता है, कार्बन के साथ किसी हैलोजन का बॉन्ड बन सकता है। और फिर जब कंपाउंड्स बनेंगे तो वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बिटवीन जब सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है? इथेन। अच्छा, अब 2 कार्बन के ही कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो ये क्या बन जाएगा? इथीन। अब कार्बन कार्बन 2 ही कार्बन है बट बॉन्ड नंबर इंक्रीज हो गया, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया दूसरे कार्बन के साथ। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इथाइन। तो देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है बट बॉन्डिंग की वजह से कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी में मल्टीपल बॉन्डिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जो इथीन है, बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है इथाइलिन। तो याद रखना इथीन का ही दूसरा नाम क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन मतलब 2 कार्बन का स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। बुक में एक और वर्ड यूज़ हुआ है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन हम कहते हैं इथाइन को। एसिटाइलिन का वर्ड जब भी लिखा हुआ है इट मीन्स इथाइन। 2 कार्बन का कंपाउंड है, सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे? एसिटाइलिन या फिर इथाइन। और इसे हम क्या कहेंगे? इथीन या फिर इथाइलिन।